तुम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का लेक्चर नंबर 8। तो आई होप कि आपने वेक्टर नंबर 7, 6 सभी को देख लिया होगा, ठीक है ना। देखो मैं फिर रोज रिपीट कर रहा हूं, वंस आपका अगर लेक्चर जमा होने लगेगा तो आप कभी भी ढंग से फिर देख नहीं पाओगे, समझ गए ना। इसलिए आप जिस दिन जो लेक्चर आए उसको उस दिन ही नोट्स बना लेना है। क्लियर है? चलो, इसके अलावे आज हम लोग एक दो पॉइंट और बचा है एडिशन में, वो करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसके अलावे आज आपको डीपीपी मिलेगा, वेक्टर का डीपीपी 1, ठीक है। अब डीपीपी कैसे मिलेगा तुम्हें? तो देखो, अभी जो जहां पे आपका ये लेक्चर आ रहा होगा यूट्यूब पे, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में कैसे जाते हैं पता है तुम लोगों को? मेरे को लगता है ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो तुम लोग, तुम्हें पता होगा कि कैसे जाना है। फिर भी अगर जिनको आइडिया नहीं है तो देखो क्या होता है, आपका जहां पे स्क्रीन है, अगर ऐसे फोन को रखोगे तो स्क्रीन में राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा बटन होता होगा, ठीक उसके नीचे उसको जाके क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन क्या है, खुल जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन यूट्यूब में कैसे खोलते हैं, या तो अपने सीनियर से मदद ले लेना, जिसको आता है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उस डीपीपी पे जाके क्लिक करना, तो वो पूरा का पूरा तुम्हें क्वेश्चन वहां पे दिखने लगेगा, जिसको तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज इस लेक्चर के साथ मैं एक डीपीपी भी दे रहा हूं। कल संडे है, कल छुट्टी है, तो कल आपका वो होमवर्क हो जाएगा। आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को करके रखेंगे तो मंडे को हम लोग उसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? चलो, तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8 में। देखो, आगे बढ़ने से पहले अब यहां पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको एक बता रहा हूं, ठीक है ना। वो आप ध्यान रखोगे, इसका बहुत यूज होने वाला है। देखो, एक रूल है, उस रूल को आप समझो, एडिशन से रिलेटेड ही है। देखो रूल क्या है। रूल ये है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इस तरीके से, द रिजल्टेंट ऑफ n number of vectors will be, the resultant of n number of vectors will be 0 if they have, देखो n नंबर ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 होगा, ठीक है, अगर वो ये 4 कंडीशन को फॉलो कर रहे हो तो। इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, पहली बात, प्रेजेंट इन सेम प्लेन, दैट इज कोप्लेनर, ठीक है। एंगल बिटवीन, BW मतलब बिटवीन, टू एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है बच्चों जो पास पास में, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट vectors will be same, ठीक है। किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, सेम। एंड फोर्थ में, द एंगल इज गिवन बाय 2 पाई अपॉन n, और एंगल जो है वो दिया गया हो किससे, 2 पाई अपॉन n से। बात समझो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि हमेशा 0 होने के लिए यही कंडीशंस होना चाहिए। उल्टा बोल रहे हैं कि अगर ये कंडीशंस होंगे तो 0 होगा। 0 होने के और भी कंडीशंस हो सकते हैं।
कभी भी रिजल्टेंट का जीरो होने का कंडीशन और भी हो सकता है, लेकिन इस बात की फुल गारंटी है कि अगर ये चार कंडीशंस होंगे तो पक्की बात है रिजल्टेंट तो जीरो आएगा ही आएगा। अगर ये चार कंडीशन होंगे तो रिजल्टेंट बच्चों जीरो आएगा ही आएगा, इस बात की फुल गारंटी है। अब ये चार कंडीशन क्या है, तो आपको ना थोड़ा ये कठिन लगेगा, पहले आपको मैं आराम से सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि मैंने लिखा क्या। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंट निकालना है कितने वेक्टर्स का, n नंबर। तो कहोगे n क्या हुआ सर, अरे n कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे n की जगह 2 फैक्टर ले लोगे तो हम बात करेंगे 2 वेक्टर के रिजल्टेंट की, n की जगह 3 ले लेंगे तो बात हो जाएगी 3 वेक्टर्स की, n की जगह 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी 2 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो। तो n नंबर ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो आएगा, इस बात की फुल गारंटी है अगर वो इन चार कंडीशंस को फॉलो कर रहा हो। अब ये चारों कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनो। ये चारों कंडीशन ये है कि सभी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए इक्वल, ठीक है, सभी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल, और सभी जो है एक ही प्लेन में होना चाहिए। प्लेन तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं प्लेन क्या होता है, तो सभी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम और सारे क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट वेक्टर। किस एडजेसेंट का मतलब समझो, इसका हिंदी समझो। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल बगल में, क्या होता है, बगल बगल में। तो किसी भी दो एडजेसेंट वेक्टर का एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी भी दो एडजेसेंट वेक्टर का एंगल क्या होना चाहिए, सेम। और तीसरा है एंगल जो दिया जाना चाहिए वो कौन से फॉर्मूला से, दैट इज 2 पाई बाई n। एंगल जो दिया हुआ होना चाहिए बच्चों वो दिया हुआ होना चाहिए 2 पाई बाई n से। किससे दिया जाना चाहिए, 2 पाई बाई n, ओके। 2 पाई यहां पे 360 हो गया और n हो गया नंबर ऑफ वेक्टर्स। अब हम अपने इस रूल को क्रॉस चेक करके देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो एक बार इसको फटाफट राइट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। अब इसके एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग मान लो n इक्वल टू 2 ले लेते हैं। कितने वेक्टर्स ले लें, 2 वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो 2 वेक्टर ले लिया, रूल के मुताबिक दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो 2 पाई बाई n, और n की जगह क्या लिख दोगे 2, तो 2 पाई बाई 2, तो ऑटोमेटिकली थीटा कितना निकल के आया, पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमें 2 वेक्टर लेना है, दोनों के बीच एंगल कितना रखना है, 180, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम। तो मान लो वेक्टर का नाम है f1 और f2, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ले लो, दैट इज f। तो देखो सीधी सी बात है, एक वेक्टर आप ऐसे रख दो f1 और दूसरी वेक्टर ऐसे, दैट इज f2। अब तुम खुद देख लो दोनों के बीच का एंगल कितना लिया हमने, 180 डिग्री, है ना भाई, 180 डिग्री लिया, पाई मतलब 180 डिग्री, और f1 का मैग्नीट्यूड हो गया f और f2 का भी मैग्नीट्यूड हो गया f। तो दो इक्वल फोर्स अपोजिट अगर लगेंगे, इधर लगेगा f और इधर लगेगा f, तो आप बताओ ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा। तुमको पहले ही पता है कि रिजल्टेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो f1 माइनस f2 आ जाएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड ff है, तो इसका मतलब है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 0, है ना। ये तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं था। फिर तुम कहोगे कि सर n इक्वल टू 3 रख के बताइए, किसको रख के, n इक्वल टू 3 रख के दिखाइए, ठीक है। तो मान लो 3 फोर्सेज हैं, f1 f2 और f3, तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम, तीनों का मैग्नीट्यूड है सेम, मान लो f, और उनके बीच का एंगल कितना होगा, तो 2 पाई बाई n, फॉर्मूला में 2 पाई बाई n, n की जगह भी क्या रखेंगे 3, तो 2 पाई का मतलब हो गया 360 और डिवाइडेड बाई 3, तो 360 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा, 120 डिग्रीज। अब मेरे को ये दिखाना है, ये मेरे को ये प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कैसे होगा। पहले तो एक बात समझो, इसका डायग्राम कैसे बनेगा।
तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा। F1 अगर तुमने ऐसे बनाया तो तीनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 120 120, तो F2 आपका इधर बनेगा। क्लियर? F2 आपका किधर बना, इधर, और ये एंगल कितना हो गया 120। F3 किधर बनेगा, तो F3 आपको इस तरीके से बनाना है कि वो इससे भी 120 बनाए और इससे भी 120। तो बच्चों F3 को आप ऐसे बना दोगे। अब खुद देखो, ये तीन वेक्टर ड्रॉ हो गए और तीनों के बीच का जो एंगल है ये 120, ये भी 120 और ये भी 120, तीनों के बीच का एंगल 120 120 है। अब आपको देखना है कि ये तीनों मिलके जीरो रिजल्टेंट देगा कि नहीं देगा। पहली बात ये 120 है और ये भी 120, ये भी 120, ठीक है। देखो रिजल्टेंट जीरो कैसे आएगा। पहली बात, ये F1 का मैग्नीट्यूड भी F, F2 का मैग्नीट्यूड F और F3 का मैग्नीट्यूड F। जरा ध्यान दो, आप ये देखो कि F1 और F2 का रिजल्टेंट पहले निकाल लो और जो इसका रिजल्ट आएगा उसको F3 के साथ जोड़ लो और देखो जीरो कैसे आता है। F1 और F2 का रिजल्टेंट, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ठीक इनके बीच में आएगा। वो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। तो ये जो R आया ठीक बीच में आया। R किसका रिजल्टेंट है, F1 और F2 का। और कोई पूछेगा R का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो R का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान काम है भाई। R इक्वल्स टू, देखो दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड का होता है तो कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, 2 इंटू किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज F, ठीक है, इंटू दोनों के बीच एंगल जो 120 डिग्री है, तो cos 120 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो देखो ये कितना R का वैल्यू निकल के आया 2F, और cos 120 हो जाएगा cos 60 एंड cos 60 होता है 1/2। 2 कैंसिल हो गया तो R का वैल्यू किसके बराबर आ गया, F के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कौन, जो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो कितना है R, और R का मैग्नीट्यूड कितना है F। अब देखो ये R जो है वो F3 के ठीक अपोजिट है। कहोगे कैसे, तो देखो कैसे। अगर ये इन दोनों के बीच में ठीक जा रहा है तो ये एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री। अगर ये R इन दोनों के ठीक बीच में है तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब खुद देखो, ये है 60, ये है 120, ये टोटल आपका 180 हुआ कि नहीं हुआ। यानी F3 और R को अगर देखें तो R इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में ऐसे माइनस F3 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि माइनस का मतलब हो गया R F3 के ठीक अपोजिट है, और बराबर का मतलब हो गया कि इसका ही मैग्नीट्यूड F और इसका ही मैग्नीट्यूड F। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से अगर हम लिखें F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू कितना, तो F1 प्लस F2 के जगह लिख देंगे R, सो R प्लस F3। अब फिर R के जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस F3, तो माइनस F3 प्लस F3, और कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0। तो यही तो हमको प्रूफ करना था कि तीनों का एडिशन क्या आएगा 0, और बच्चों ये हो भी रहा है। तो इस तरीके से तुम देख रहे हो कि ये जो रूल हमने बनाया है बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। इसमें फिर से एक बार ध्यान दो, फिर फटाफट मैं बता रहा हूं। तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, तीनों एक ही प्लेन में है ना, बोर्ड पे ही बनाया गया है, और सबके बीच का एंगल 2 पाई बाई n यानी 120 डिग्री, 120 120 120। अब क्या करोगे, सबसे पहले F1 F2 का रिजल्टेंट निकाल लो। जो उसका रिजल्टेंट है वो F3 के ठीक अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट। तो इसका मतलब है इन दोनों का रिजल्टेंट को ये F3 कैंसिल कर देगा, और कैंसिल करके क्या कर देगा 0। तो मेरी बात बिल्कुल सही चल रही है कि अगर n बार 2 लो तो भी रिजल्टेंट 0 आया नेट, और अगर तुम n बराबर 3 लोगे तो भी नेट क्या आ रहा है 0। क्लियर है? तो कहोगे सर n बराबर 4 लेके दिखाइए, वो तो और भी आसान है यार। अगर हम लोग n बराबर 4 लेंगे तो इसको पहले हम लोग मिटाते हैं, इसको फटाफट लिख लो, और उसके बाद हम लोग n इक्वल्स टू 4 देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इस इक्वेशन को 4 वेक्टर्स के लिए यूज करके देखते हैं। अगर n इक्वल्स टू 4 है ना, अगर हम n इक्वल्स टू 4 ले लें तो थीटा हमारा हो जाएगा 2 पाई बाई n, मतलब 2 पाई बाई 4। ओके, तो ये कितना हो गया 90 डिग्रीज। तो थीटा आपका हो गया 90 डिग्री। तो
तो ऑटोमेटिकली आपका देखो यहाँ पे 4 फोर्स है ना, और सभी का मैग्नीट्यूड को हमने लेना है सेम, सभी के मैग्नीट्यूड को सेम लेना है, मतलब कि कितना लेना है F। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 फोर्सेस इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। चार फोर्सेस ड्रॉ कर देंगे। अब इन चारों फोर्स के बीच का देखते हैं, तो इन सभी का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम है, और ये वेक्टर्स हैं चारों, F1 F2 F3 एंड F4। तो कोई, अब देखो सबके बीच का एंगल देखो, सारे के बीच का एंगल है 90 डिग्री, सभी का मैग्नीट्यूड है सेम, और सभी कहां प्रेजेंट है, सेम प्लेन में। तो ऑटोमेटिकली जब इसके रिजल्टेंट की बात होगी तो आप देखो बहुत आराम से कह सकते हो कि सर इसका भी मैग्नीट्यूड F है और इसका मैग्नीट्यूड F है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि बीच का एंगल है 180। तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो रिजल्टेंट कल अपने को पता चल गया है A माइनस B, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो F माइनस F तो 0 हो गया। फिर इस तरीके से F2 ने F4 को बैलेंस कर लिया। कहने का मतलब ये कह सकते हो तुम कि यहाँ पे बोल सकते हो कि जो आपका F1 है वो आपका इक्वल है माइनस F3 के, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ठीक इसी तरीके से F2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, F2 इक्वल्स टू लिख सकते हो माइनस F4। तो बच्चों इस तरीके से अगर इन चारों को ऐड करेंगे हम लोग, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, तो देखो रिजल्टेंट कितना आएगा। चारों को ऐड करेंगे तो F1 की जगह क्या लिखोगे, तो F1 की जगह लिखोगे माइनस F3, ओके। F2 की जगह लिखोगे माइनस F4, फिर लिखेंगे F3, फिर लिखेंगे F4, और सभी ये कैंसिल होके क्या हो गया आपका 0। क्लियर। तो वो जो रूल हमने लिखा है ये रूल बिल्कुल परफेक्ट वैलिड है किसी भी इस प्रकार के कंडीशन के लिए। बस आपको वो जो चार रूल है, वो चार कंडीशन जो हमारा है उसको ये फुलफिल करना चाहिए। क्लियर। तो इसको आप राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सवाल ये उठता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हम लोग क्यों पढ़ेंगे। देखो एडिशन पढ़ने के पीछे तो वजह था कि मान लो कि आपका दो वेक्टर है। एडिशन हम लोग क्यों सीखे कि दो वेक्टर है A और B, अब इन दोनों को हटा के एक वेक्टर रखना हो, यानी A और B को रिप्लेस करके क्या रखना हो R, है ना। तो आपने क्या बोला कि भाई A और B को ऐड करो और उसके जगह एक वेक्टर रख दो जिसका नाम क्या है, रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर को रिप्लेस करने के लिए हम लोग एडिशन का काम कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे, दो वेक्टर को क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहां माइनस क्यों लगाना पड़ेगा, समझ गए ना। तो आज हम लोग सीधा ये नहीं सीखेंगे कि चलो भाई आज हम लोग सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग पहले रीजन समझेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको एडिशन का रीजन दिया वैसे ही मैं आपको सब्ट्रैक्शन का भी रीजन दूंगा कि आखिर साइंटिस्ट ने सब्ट्रैक्शन क्यों बनाया, साइंटिस्ट के दिमाग में सब्ट्रैक्शन कैसे आया, साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात क्यों आई कि हमें वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। इस बात की सच्चाई अब हम लोग जानते हैं। ओके, तो चलो तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहला चीज देखो, आपको मैंने जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, आप सभी लोग ना सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखा करो, समझ गए ना, सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखा करो। तो जब मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था तो उस समय आपको बोला था कि एक टर्म होता है चेंज। देखो चेंज, फिजिक्स में जब कभी भी चेंज निकालते हैं, परिवर्तन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना होता है, जब भी हम चेंज निकालते हैं तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, है कि नहीं। जब भी चेंज निकालने जाओगे तो क्या करोगे, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करोगे, फाइनल में से इनिशियल को घटाओगे। जब भी चेंज निकालने जाओगे तो फाइनल में से क्या घटाओगे, इनिशियल। अब एक बात सोचो कि अगर ये चेंज किसी वेक्टर क्वांटिटी का निकालना हो, जैसे कि
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन। तो वेलोसिटी तो तुम जानते हो, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बच्चे एक बात समझो कि अगर वेलोसिटी का चेंज निकालना होगा तो फाइनल वेलोसिटी में से किसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी को। और वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑटोमेटिकली जो यहां सबट्रैक्शन होगा, यहां जो तुम सबट्रैक्ट करोगे, किस में से किसको करोगे, तो एक वेक्टर में से क्या सबट्रैक्ट करोगे, एक वेक्टर को। तो वेक्टर में से वेक्टर को सबट्रैक्ट करना पड़ा। अच्छा, इसको हम लोग अगर सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो चेंज के लिए हम लोग डेल्टा लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट चेंज दिखाने के लिए। सिग्निफिकेंट का मतलब समझते हो ना, ऐसा चेंज जो ठीक ठाक मात्रा में हो, बहुत छोटा ना हो, ऐसा चेंज जो कंसीडर हम लोग कर सके। कंसीडर मतलब जिसको हम मान्य कर सके, जिसको हम निगलेक्ट ना कर सके, बल्कि उसको कंसीडर करना पड़े। तो लिखेंगे डेल्टा और वी पे लिख देंगे एरो। जिसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, डेल्टा का मतलब हो गया चेंज और वी का मतलब हो गया वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, तो सीधी सी बात है, फाइनल वेलोसिटी को वीएफ लिख सकते हो, ऊपर एरो लगा दो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या लिख दोगे, तो देखो अब आप सोचो कि जब आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा तो इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है दो वेक्टर का घटाव, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आप नहीं जानोगे तो इन वेक्टर्स को कैसे आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसका मतलब है चेंज कैलकुलेट करने के लिए यू शुड नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स। हमने को जब भी चेंज निकालना होगा सब्ट्रैक्शन सीखना होगा, समझ गए ना। ठीक इसी तरीके से एक और देख लेते हैं। मान लो डेल्टा पी, डेल्टा पी, पी फॉर मोमेंटम, हिंदी में बोले तो संवेग। तो डेल्टा पी, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जो चेंज इन मोमेंटम होगा ये हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये जो डेल्टा है आपका, ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और पीएफ हो गया फाइनल मोमेंटम और पीआई क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम। पीएफ है फाइनल मोमेंटम, है ना, ये फाइनल, और ये क्या हो गया, इनिशियल। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब यहां नीचे हम लोग लिख लेंगे उस पॉइंट को कि सब्ट्रैक्शन of vectors are used to find change in vector। समझ गए ना। तो वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है उसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, चेंज इन वेक्टर को कैलकुलेट करने में। समझ में आई बात। तो ये आधार है सब्ट्रैक्शन सीखने का। मतलब कोई भी आपसे पूछे सब्ट्रैक्शन क्यों सीखते हो, तो कहना सब्ट्रैक्शन इसलिए सीखते हैं ताकि हम लोग फिजिक्स में चेंज निकाल सके। और ये बहुत आराम से आ जाएगा। अभी आप देखो, पहले आप राइट डाउन करो। तो बच्चों हमने ये तो समझ लिया कि सब्ट्रैक्शन करना जरूरी है और जब जब हमको चेंज निकालना होगा। अब सवाल है कि सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं, कौन सा रूल जो है वो सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगा। क्या ये ट्रायंगल लॉ से सॉल्व हो जाएगा जो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ा है, या कुछ हमें और सोचना पड़ेगा। तो आपको जान के आश्चर्य होगा या नहीं भी होना चाहिए कि यू डोंट नीड एनी न्यू रूल। आपको किसी नए रूल की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई नया रूल जरूरत नहीं है। जो आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है उसी को हम लोग चालाकी से यूज कर लेंगे। कहोगे कैसे,
तुम कहोगे कि सर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तो एडिशन के लिए होता है, फिर आप सब्ट्रैक्शन यानी घटाव कैसे करेंगे? जो चीज जोड़ने के लिए बना है उसको फिर हम लोग घटाएंगे कैसे? तो सुनो, जैसे मान लो 5 माइनस 2 करते हैं, ठीक है ना? मान लो कि एक सब्ट्रैक्शन है 5 माइनस 2, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 3। तो तुम कहोगे कि हमने क्या किया, 5 में 2 माइनस किया। ध्यान से सुनना, 5 में 2 को क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन अगर तुम 5 में ऐड कर दोगे, किसको? -2 को। अगर 5 में तुम ऐड कर रहे हो, देखो 5 माइनस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस -2। आप यहां पे देखो क्या किया मैंने, 5 प्लस -2, तो ऑटोमेटिकली ये क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा? तो 5 में अगर -2 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका? 3। क्या हो जाएगा बच्चों? 3। 5 में अगर -2 ऐड करेंगे तो भी 3 होगा। देखो कुछ खास नहीं किया गया, जो ऊपर में लिखा हुआ है और जो यहां पे लिखा हुआ है ये दोनों ही लगभग क्या है? सेम। इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों चीज जो है वो क्या है? सेम है। फर्क क्या है? यहां पे तुमने 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया है और यहां तुमने 5 में -2 को ऐड किया है। तो इसका मतलब है कि ये और ये कोई बोलेगा अलग है तो कहो नहीं, सेम है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। जहां ये सब्ट्रैक्शन है वहीं ये एडिशन है। तो जब जब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो अल्टीमेटली तुम ऐड ही तो कर रहे हो। बस तुमको जब कभी कोई कहेगा 5 में से 2 को घटाओ तो समझ जाना कि हमको 5 में जोड़ना है, किसको? -2 को। 5 में से 2 घटाने के बजाय 5 में क्या करोगे? -2 को ऐड करोगे। तो अब इस हिसाब से देखो कि अब देखो यहां पे क्या बोलने जा रहे हैं। ध्यान देना, मान लो कि आपका ये वेक्टर है ए, ठीक है? ये वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर कौन है? बी। तो इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक? अब तुमको कोई कह रहा है कि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करो। क्लियर? आपको क्या बोला जा रहा है बच्चों? ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करो। तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करो तो एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाओगे तो कोई वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। तो मान लो उसका नाम हमने रख दिया आर। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिल गया? आर। यानी एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो व्हाट यू विल गेट? ए वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिल गया? वेक्टर। लेकिन इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए में ऐड कर दो। ए में ऐड करो किसको? -b को। जिस तरीके से ए में बी को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो इसका उल्टा काम भी तो कर सकते हैं कि ए में ऐड कर सकते हैं, किसको? -b को। तब भी तो आपको वही आर मिलेगा। तो लिखने का तरीका है बच्चों, ऊपर वाला सब्ट्रैक्शन, नीचे वाला एडिशन। अब तुम ये बोल सकते हो, अच्छा इसको तुम क्या बोलोगे? तो तुम में से बहुत लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि इसको हम रिजल्टेंट बोलेंगे। नहीं बोल सकते, क्योंकि रिजल्टेंट शब्द तभी बोलते हैं जब हम लोग एडिशन करते हैं। तो यहां तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इस ये आर जो है, ये आर क्या है? रिजल्ट है। इस आर को आप रिजल्ट बोल सकते हो। रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी। ये आर क्या है? आपका रिजल्ट है ए और बी के सब्ट्रैक्शन का। लेकिन वही आर यहां पे कहलाएगा रिजल्टेंट ऑफ ए एंड -b। ये याद रखना, ए और बी के सब्ट्रैक्शन के लिए वो रिजल्ट का काम करेगा, लेकिन ए और -b के एडिशन के लिए वो किसका काम करेगा? रिजल्टेंट। ये सब लैंग्वेज में उल्टा पुल्टा है, काम
सेम ही हो रहा है। देखो कैसे भी घुमाओगे आखिर मिलना तो वही चीज है, बस बोलने में फर्क आ रहा है कि अगर इस आर को आप रिजल्टेंट बोलना चाहते हो तो ये रिजल्टेंट किसका होगा, ए और बी का नहीं, ए और माइनस बी का। तो ठीक है, ऊपर वाले के लिए हम ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते, लेकिन इसके लिए वी कैन यूज ऐसे बना दिया मैंने सिंबल तो समझना ट्रायंगल, वी कैन यूज ट्रायंगल लॉ। इसके लिए तो हम ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन के लिए हम ट्रायंगल लॉ यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन को हम लोग एडिशन में कन्वर्ट कर देंगे, तब तो ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं। तो घुमा फिरा के आपको रिजल्ट तो मिल ही जाएगा, समझ गए ना। तो ये याद रखना, a माइनस बी का जो रिजल्ट है वही रिजल्टेंट का काम करेगा यदि आप a और माइनस बी को जोड़ो। तो a में से b को घटाओ अथवा a में माइनस बी को ऐड करो। तो क्वेश्चन में तो आपको ए बी दिया रहेगा, क्वेश्चन में माइनस बी नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ए बी। तो आ और दोनों के बीच का एंगल थीटा। लेकिन अगर आपको ट्रायंगल लॉ लगाना है तो ए में ऐड करना पड़ेगा, किसको, माइनस बी को। तो ए में आपको ऐड करना होगा माइनस बी को। तो सोचो अगर बी इधर है तो माइनस बी किधर होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो बी इधर है तो माइनस बी बी के ठीक अपोजिट होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। तो ये हो गया आपका माइनस बी। तो क्वेश्चन में तो b दिया हुआ है, लेकिन मेरे लिए वेक्टर कौन है, ये माइनस b। तो अब हमारे सामने दो वेक्टर हो गए, एक a और दूसरा कौन हो गया, माइनस b। हमारे सामने दो वेक्टर्स हो गए, a और माइनस b, और इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। और इनके एडिशन से क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें रिजल्टेंट। हमको इन दोनों के एडिशन से क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। तो हम b को भूल जाओ, अब आप याद रखोगे माइनस बी को। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो अगर ये एंगल है थीटा, तो बच्चों ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, है ना। तो मेरे लिए कौन कौन वेक्टर हो गया बच्चों, a और माइनस बी। और रिजल्टेंट कहां पे आता है, तो रिजल्टेंट जानते हो दोनों वेक्टर के बीच में आता है। तो फिर बीच में तुम यहां मत बना देना, यहां बनाने का मतलब ये हो जाएगा कि वो होगा रिजल्टेंट a और b का, जबकि ये रिजल्टेंट है किसका, a और माइनस b का। तो इनके बीच में आएगा, आ रही है ना बात समझ में। ये रिजल्टेंट हुआ a प्लस माइनस बी का, ठीक है ना, ये बीच में आ गया आपका रिजल्टेंट। क्लियर है। और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 180 माइनस थीटा। अब आप आराम से r का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो आप याद करो फॉर्मूला। अच्छा एक बात और, b का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, दोनों का केवल डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड के लिए यहां भी क्या लिखेंगे, b ही लिखेंगे, चाहे b के लिए लिखना हो या माइनस b के लिए। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। माइनस b का भी मैग्नीट्यूड याद रखना, हम लोग ये फॉर्मूला लिख रहे हैं इसके लिए, किसके लिए, a और माइनस b के लिए। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos। अब देखो गलती मत कर देना थीटा लेने का, आखिर तुम ये जो ट्रायंगल लॉ का रिजल्ट यूज कर रहे हो किसके लिए यूज कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हो बच्चों। तो ये ऑटोमेटिकली यहां लिखोगे 180 माइनस थीटा, समझ गए। क्योंकि जिन दो वेक्टर को हम लोग जोड़ रहे हैं उनके बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो फाइनली देखो क्या आंसर आ गया, ab cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा, ध्यान से जाके ट्रिगोनोमेट्री में मैंने लिखवा रखा है, cos 180 माइनस थीटा जो होता है दोस्तों वो होता है माइनस cos थीटा। तो ठीक है ना, तो वही मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। तो फाइनली रिजल्टेंट जो है इन दोनों का, या यूं को, ये r रिजल्ट का काम कर रहा है a माइनस बी का, और यही r रिजल्टेंट का काम कर रहा है a प्लस माइनस बी का। तो रिजल्ट जो निकल के आया, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आया, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब देखो बीच में यहाँ cos 180 माइनस थीटा जरूर आया, लेकिन फाइनली सॉल्व होके फिर से क्या हो गया, थीटा। तो एंगल तो यही थीटा वाला यहाँ पे आया है, और बस पहले एडिशन में आपका यहाँ प्लस था और यहाँ क्या हो गया है, माइनस। इतना का फर्क आया है, समझ में आई बात। और दो वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो दोनों वेक्टर के बीच में नहीं, उसके बाहर आता है। तो ये देखो r इसके बाहर आया, और ये r रिजल्टेंट का काम कर रहा है। तो देखो ये बीच में किसके है, a और माइनस b के। तो इसके लिए तो ये रिजल्टेंट का ही काम कर रहा है, इसके लिए एडिशन का काम कर रहा है, तो इसलिए इसके लिए बीच में है।
और इसके लिए क्या हो गया, बाहर। आई बात समझ में? तो दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का जो रूल है वो कितना आसान है आप देख लो। बस यहां इस तरीके से थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। देखो यहां बहुत लोग कंफ्यूज करेगा, देखो सर थीटा तो इनके बीच का एंगल लेंगे। अरे इनके बीच का ही एंगल लिए थे यहां पे, जब यहां इनके बीच का एंगल लिए तो यहां प्लस हुआ, और जब इसको सॉल्व किए तो यही ना माइनस यहां करवा दिया। तो फाइनली अब जो थीटा आ रहा है वो इनके बीच का एंगल है। एक क्वेश्चन भी मैं कर दूंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। कल को आपको एंगल भी पूछ सकता है, तो अगर कोई पूछेगा आर जो है इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो अल्फा एंगल कितना होगा, तो वो तुम जैसा जानते हो पहले से वैसे ही लिख दो साइन अल्फा। तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसका दूसरा वाला कौन है भाई, बी। तो कहोगे माइनस बी है, कुछ गधा सोचा होगा माइनस बी है। भाई माइनस बी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बी का सिर्फ क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, तो लिख दिए बी, और नीचे में क्या हो गया आर, जो आपने आर निकाला है, इनटू साइन कितना, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये तो एडिशन के लिए फॉर्मूला लिखा जा रहा है, और एडिशन के लिए जो फॉर्मूला लिखा जा रहा है वो कितना है, 180 माइनस थीटा, दोनों के बीच का एंगल। तो लिखोगे साइन 180 माइनस थीटा। इसको भी अगर सॉल्व कर दोगे तो फिर ये वही आ जाएगा, बी आर साइन थीटा। क्यों साइन थीटा आ गया बच्चे, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ट्रिगोनोमेट्री में जाके देख लो। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, लेकिन sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं वेक्टर्स का। ओके, लिख लो। तो बच्चों अब जो हमने सीखा है इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। मान लो कि अगर आपको ये लिखा हुआ है कि वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड आपको है 10 न्यूटन, ठीक है, फोर्स मान लेते हैं वो है। वेक्टर बी आपका जो है वो है 20 न्यूटन, ओके, और इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। समझ गए बच्चे? तो पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड क्या लिख गया भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। तो a माइनस बी का क्या वैल्यू होगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा? कितना सिंपल है बच्चे, देखो वेक्टर a आपका ये रह गया, ओके, वेक्टर b ये रह गया। अब इन दोनों के बीच एंगल है 60 डिग्री, तो इन दोनों के बीच एंगल है 60 डिग्री। तो आपको करना क्या है, a में से b को सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट करना है, r को कैलकुलेट करना है। तो r का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चे, तो देखो अंडर रूट फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, अभी मैं तुमको ध्यान भी दिलवाऊंगा कि कहां आप गलती करोगे। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab। अब यहां क्या लिखेंगे, cos। अब एंगल कितना लिखेंगे, तो तुम में से मैक्सिमम को लगेगा कि सर यहां 120 लिख देते हैं, क्योंकि कहोगे कि सर आपने ही कहा था कि अगर a माइनस बी है इसका मतलब है b को रिवर्स कर देना है, क्योंकि a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, a प्लस माइनस बी इक्वल्स टू r, है ना। तो तुम कहोगे कि सर अगर b को हम लोग रिवर्स करेंगे, b को इधर कर देंगे माइनस b को, तो ये एंगल क्या लिख देंगे फिर 120। लेकिन तुम यहां क्या मिस्टेक कर गए कि जब तुमने यहां माइनस पहले ही लगा दिया, देखो ध्यान से, अगर तुम यहां प्लस लिखते ना तब वो 120 ठीक था, लेकिन तुम यहां पहले माइनस लिखने का मतलब है कि तुमने वहां 120 कंसीडर कर लिया था। तो पीछे कॉपी में जाके देखो, अभी कुछ देर पहले जब हम लोग यहां माइनस लिखते थे तो यहां cos थीटा ही लिखाया जाता था, इसलिए आप ये 120 नहीं लिखेंगे। ध्यान से सुन लो मेरी बात, यहां 120 तब लिखते जब ये प्लस होता। क्लियर है? तो इस तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब बहुत आसानी से a का मैग्नीट्यूड कितना है 10, b का 20, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, माइनस 2 इंटू 10 इंटू 20, और cos 60 कितना हो गया 1/2, ओके, 2 कैंसिल, तो यहां से ये हो गया 500 माइनस 200 इज इक्वल टू अंडर रूट 300। ये कितना आ गया 10 रूट 3, और 10 रूट 3 कितना होता है 1.7,
तो 1.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 17 न्यूटन आ गया। सोचो, कभी तुमने सोचा था अभी कि हमको ऐसा भी सीखना पड़ेगा कि आप देखो, सीधी सी बात है कि 10 में से 20 घटाओगे और तुम्हें क्या मिल जाएगा, 17 मिलेगा। ऐसा कभी तुमने सोचा था? लेकिन ये फिजिक्स में हो सकता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन आपका इसी तरीके से होता है। नॉर्मली अगर आप 10 में से 20 घटाते तो -10 आता, देखो यहां 17 आ रहा है। क्लियर है? तो ये बच्चों ध्यान रखना। और ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के आपको इसलिए करवाया ताकि आप ये एंगल वाला जो मैटर है ये समझो। ये एंगल वाला मैटर को 2-3 बार ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। यहां 120 कब लिखेंगे, जब ये प्लस होगा। हमने यहां माइनस लिखा है, मतलब वो सेटिंग हमने कर लिया है cos 180 माइनस थीटा वाला, तब जाके यहां पे नेगेटिव किया है। ओके बच्चों, तो चलो इसको राइट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन लो और करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, आप देखते जाओ। देखो, ए पार्टिकल इज मूविंग along के बजाय टूवर्ड्स लिख देते हैं, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन with velocity 20 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, it takes a turn of 90 डिग्री, ठीक है, and move towards east with 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, अब आपको यहां से क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द चेंज इन velocity of particle। देखो बच्चों, पहले आपको मैं क्वेश्चन समझा दूं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझो। एक पार्टिकल है जो किधर मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, विथ वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। एक पार्टिकल बार बार मैं बोलता हूं, बस, ट्रक, एनीथिंग, जो किधर मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। आफ्टर सम टाइम इट टेक्स ए टर्न, कुछ देर के बाद ये टर्न लेता है, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे टर्न लेता है बच्चों, 90 डिग्री पे। एंड मूव टुवर्ड्स ईस्ट, 90 डिग्री पे ये मूव करने लगा, टर्न लिया और ईस्ट की ओर चलने लगा। और फिर ईस्ट की ओर कितना से चल रहा है, उसी रफ्तार से, यानी 20 किलोमीटर पर आवर से। तो कहता है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। तो में से कुछ को तो लगेगा कि इसका आंसर सर 0 हो गया, क्योंकि पहले ये 20 से चल रहा था, टर्न लेने के बाद भी 20 से चल रहा है, तो 20 में 20 घटा दो सर, हो गया 0। आप ये नहीं समझ रहे हो कि हम लोग ये वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी में डायरेक्शन है, और यहां डायरेक्शन भी अगर चेंज हो गया तो कहा जाएगा वेक्टर चेंज हो गया। क्योंकि पहले ये वेक्टर आपका जा रहा था किधर, टुवर्ड्स नॉर्थ, पहले उत्तर की ओर जा रहा था, नॉर्थ की ओर जा रहा था। तो पहले मैग्नीट्यूड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ, उत्तर, और उसके बाद मैग्नीट्यूड तो 20 किलोमीटर पर आवर ही रहा, लेकिन जो डायरेक्शन में चेंज आया वो आया ना भाई, कब किधर जा रहा है वो, ईस्ट की ओर जा रहा है। पहले नॉर्थ की ओर जा रहा था, अब वो किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर। तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड भले सेम रह गया लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी और आपको वो चेंज निकालना है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना बच्चों, 0 आंसर नहीं होगा। मैग्नीट्यूड में भले चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन में चेंज हुआ है। तो एक बार वीडियो पॉज करो और वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको लिखो, ठीक है, और 2 मिनट का टाइम लो और सॉल्व करके देखो। ठीक है बच्चों, 2 मिनट का समय लो और इसे सॉल्व करके देखो। ओके, चलो आपने सॉल्व कर लिया होगा, और नहीं किया तो फिर आप बोर्ड पे देखो, मैं इसे सॉल्व करता हूं।
देखो सबसे पहली बात, ये नॉर्थ, ठीक है। तो पहले ये किधर जा रहा था बच्चों? नॉर्थ की ओर। तो देखो इसका इनिशियल वेलोसिटी के लिए एक ऐसे एरो बना दो, ठीक। ये आपका हो गया वेस्ट, पश्चिम, ये हो गया बच्चों साउथ नीचे, और इधर हो गया ईस्ट। तो पहले ये किधर जा रहा था? नॉर्थ में, और फिर इसके बाद इसने एक टर्न लिया, और टर्न लेके ये किधर चलने लगा? ईस्ट में। तो ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। ये थी इनिशियल नॉर्थ की ओर, और फाइनल किधर हो गई? ईस्ट की ओर। तो आपको लेंथ दोनों का सेम इसलिए लिए हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम पहले यहां लिख देंगे VI इक्वल्स टू VF, मैग्नीट्यूड 20 किलोमीटर पर आवर। देखो एरो नहीं दिया है, एरो नहीं देने का मतलब है कि दोनों का मैंने मैग्नीट्यूड लिखा। कैलकुलेट अपने को क्या करना है बच्चे? तो कैलकुलेट करना है डेल्टा V। एंड व्हाट इज डेल्टा V? तो डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी, V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्लियर? अब एक काम करो, तुम कहोगे कि सर आप देखो टेल हेड, तो तुम कहोगे कि ये मिला दीजिए, हो गया आंसर। बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर तुमने इसको मिला दिया तो ये रिजल्टेंट हो गया, जानते हो किसका किसका? ये रिजल्टेंट हो गया VI प्लस VF का, जबकि हम लोग को VF में VI को घटाना है। और यदि तुमको जोड़ने का ही शौक है तो तुम इसको ऐसे लिखो, VF प्लस माइनस VI। अगर हमको जोड़ना भी होगा तो हम VF में VI को नहीं जोड़ेंगे, VF में किसको जोड़ेंगे? माइनस VI को। तो माइनस VI कहां से लेके आओगे? तो सीधी सी बात है, ये क्यों नहीं हुआ समझ में आया ना बच्चों? ये मिलाने का मतलब हो गया कि आपने VI प्लस VF किया है, जबकि हमें करना है VF माइनस VI या VF प्लस माइनस VI, क्योंकि हमें चेंज निकालना है। चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये डायग्राम होगा गलत। चलिए, तो हमें ट्रायंगल तो बनाना है, लेकिन ट्रायंगल किसके किसके बीच बनाना है? VF के बीच में और माइनस VI के बीच में। तो माइनस VI किधर मिलेगा? तो बच्चों अगर VI ऊपर है तो माइनस VI ठीक इसके नीचे होगा। ठीक इसका उल्टा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइनस VI। आ रही है बात समझ में? तो VI का ठीक उल्टा हो जाएगा माइनस VI। अब ट्रायंगल किसके किसके बीच बनाओगे? VF और माइनस VI के बीच। तो देखो ये VF है, टेल हेड, तो किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, तो इसको शिफ्ट करके यहां ले आओ। ये कौन आया पता चला बच्चों? VI नहीं आया, VI का ठीक उल्टा माइनस VI आया। अब देखो ये हो गया आपका माइनस VI। अब देखो यहां पे, अब देखो टेल हेड, तो इसका मतलब है अब ऐसे बनेगा। इसको तुम भले बोल सकते हो कि ये रिजल्टेंट है किसका किसका? VF का प्लस माइनस VI का, और VF प्लस माइनस VI ही तो आपका कौन हो जाएगा? डेल्टा V। तो ये हो गया रिजल्टेंट का डायरेक्शन। और एंगल की बात अगर करें इनके बीच में, तो एंगल तो खैर 90 डिग्री है, आप देख सकते हो। ये साउथ की तरफ जा रहा है माइनस VI, और ये जा रहा है ईस्ट की तरफ। तो सबसे पहले डेल्टा V का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट VF का स्क्वायर, VI का स्क्वायर माइनस 0। जीरो क्यों कर दिए बच्चे? क्योंकि एंगल कितना है? 90, तो cos 90 क्या हो गया? 0। उसका काम ही खत्म हो गया। तो अब यहां से देखो डेल्टा V बराबर अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 400 प्लस 400 800, तो ये हो जाएगा 20√2। तो बच्चों मैग्नीट्यूड है, तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो निकल के आया 20√2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये चेंज इन वेलोसिटी जो है, इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया, इसका डायरेक्शन किधर होगा? क्योंकि जो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से मिलता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन देखो किधर होगा, तुम खुद देखो। तुम ये देखो कि ये कितना है, माइनस VI का भी मैग्नीट्यूड 20 और प्लस VI का भी मैग्नीट्यूड 20, ये 20 ये 20, तो इस त्रिभुज में अगर इस एंगल अल्फा मान लें तो अल्फा 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे 45 हुआ बच्चे? तो देखो ये है लंब हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस,
तो tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 20/20 1 हो गया, और 1 का tan अल्फा 1 होने का मतलब है 45 डिग्री, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन 45 डिग्री पे जाएगा। और तुमको मैंने पहले ही डायरेक्शन में बता रखा है कि ईस्ट और साउथ के बीच में, ईस्ट और साउथ के बीच में इसका डायरेक्शन गया, तो इस डायरेक्शन को बोलेंगे हम लोग साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो ईस्ट और साउथ के बीच में गया। क्लियर? तो इसको ना अभी ये वाला पोर्शन को कैसे कैसे हम बोले, क्या क्या बोले, इसको 2-3 बार सुनना, 2-3 बार सुनना, तब जाके रिवाइज होगा। 2-3 बार इसको आप देखेंगे तो अब आपको दिमाग में बैठेगा ये डायरेक्शन वाली बातें। क्लियर? तो चलो आज के लिए इतना ही। अब हम आपको फिर शुरू में भी बोले थे कि आज हम आपको डीपीपी दे रहे हैं, जिसमें क्वेश्चंस दिया गया है, एडिशन पे भी है, सब्ट्रैक्शन पे भी है। आप इत्मीनान से सॉल्व करेंगे। थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा टफ है, तो भी ट्राई करके देखिएगा कि सॉल्व होता है कि नहीं होता है, और उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दिया हुआ है, और जिसको हम लोग मंडे को सॉल्व करेंगे। कल तो संडे है, हॉलीडे है, कल छुट्टी है, लेकिन आप उसको होमवर्क के रूप में सॉल्व कीजिएगा। ओके बच्चों, गुड बाय।